हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सब्जेक्ट है हमारा एईसी हिंदी, और ये हिंदी ख है यानी हिंदी बी है, हिंदी औपचारिक लेखन। इसको यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगा, बहुत ध्यान से आपको देखना है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। इसके लिए आपको एकलव्य स्नातक 1 इसको सर्च करना होगा। और ये सिलेबस है आपका, जो सब्जेक्ट है ओनली आप ये मान लो 2 ही यूनिट है इसमें, तो ज़्यादा सिलेबस है नहीं। और जो जो मेन क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ये देखो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, एक बार आप इसे देख लीजिए। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में। एक क्वेश्चन पेपर ये है आपके सामने, इसमें भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और ये देख लो। और इन तीनों क्वेश्चन पेपर को जब मैंने बहुत ध्यान से देखा, तो मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन निकाले हैं जो ज़्यादातर आपके पेपर में रिपीट होते ही होते हैं, ठीक है। तो आपको ये बहुत ध्यान से वीडियो देखनी है। सिंगल वीडियो से आपके काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाने वाले हैं, ठीक है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि व्यावसायिक हिंदी के महत्व के बारे में आपको बताना है। तो व्यावसायिक हिंदी का महत्व क्या है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्यावसायिक हिंदी क्या है, ठीक है। तो आपको पता है आज के समय में आधुनिक समाज में जो व्यापार है, ठीक है, जो व्यवसाय है, उसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई है। और वैश्वीकरण का दौर है, बाजार उन्मुख परिवेश बनता जा रहा है। चारों तरफ आप देखोगे बड़े बड़े मार्केट, ठीक है, बड़े बड़े मॉल हैं और दुनिया भर की दुकानें हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार के व्यवसाय, बिजनेस, सब कुछ यहाँ पे स्थापित है। तो ऐसे में जो हिंदी यूज की जाती है व्यवसाय के क्षेत्र में, उसको हम व्यवसायिक हिंदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, व्यवसायिक हिंदी आधुनिक जो सामाजिक आर्थिक जीवन है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाषा है। क्योंकि आपको पता है बदलते हुए परिवेश में आज के समय में वैश्वीकरण तेजी से हो रहा है। तो ऐसे में जो बाजार उन्मुख परिवेश है, तो इसमें इस हिंदी का जो महत्व है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। अब इसी को हम कुछ पॉइंट में यानी कुछ बिंदुओं से समझेंगे डिटेल में, ठीक है। अब एक एक करके जो पॉइंट आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से इसको समझना है आपको। तो पहला पॉइंट है व्यापार और उद्योग जो होते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज जो होती है, उसमें इसकी क्या उपयोगिता है इसको देखते हैं। तो व्यावसायिक हिंदी जो है ये व्यापार में, उद्योग में, वाणिज्य और जो सर्विस है यानी जो सेवा क्षेत्र होते हैं, इसमें पत्र व्यवहार करने के लिए, विज्ञापन के लिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है या कोई आदेश, कोई विज्ञप्ति जारी करनी है, तो उसके लिए ये सूचनाओं के आदान प्रदान का एक माध्यम है। आपने देखा होगा भारत के कुछ स्टेट, खासकर अगर मैं बात करता हूँ यूपी की, तो वहाँ पे हिंदी को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। हिंदी में ही ज़्यादातर पत्र व्यवहार होते हैं, जो कार्यालय होते हैं, जो ऑफिस होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो होती है वो हिंदी में ही होती है, ठीक है। तो हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी में क्या होता है, व्यापार में आप विज्ञापन देख लो, कई ऐड देखते हो आप, उसमें भी हिंदी में लिखा होता है। पत्र भी हिंदी में लिखे जाते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट भी आपको हिंदी में मिल जाएंगे। तो इसलिए आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा उपयोगी है। फिर दूसरा पॉइंट है सरलता और जनसंपर्क की भाषा। आपको पता है हिंदी जो है भारत में बहुत बड़े पैमाने पे बोली जाती है। एक बड़ी जनसंख्या जो है वो हिंदी को बोलती है और हिंदी को समझती है। तो हिंदी जो है वो, उसकी जो प्रकृति है वो सरल है, ठीक है, यानी हिंदी सरल है। और जनसंपर्क, ठीक है, कम्युनिकेशन की एक आम भाषा है भारत में। तो हिंदी जो है भारत की व्यापक जनसंख्या जो है उसके लिए एक संपर्क भाषा है। क्योंकि हमारे देश में एक बड़ी जनसंख्या जो है हिंदी में ही बात करती है, तो उसके आपस में कम्युनिकेशन जो होता है, संपर्क जो होता है, वो हिंदी के जरिए ही होता है, ठीक है। तो व्यावसायिक हिंदी के प्रयोग से जो ग्राहक हैं या जो उपभोक्ता है, ठीक है, ग्राहक, उपभोक्ता और संगठन जो है, इनके बीच में सीधा सीधा संवाद स्थापित हो जाता है, जिससे कि विश्वास और सहयोग बढ़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा, राष्ट्रीय एकता और स्वदेशी पहचान। व्यवसायिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग जो होता है उससे फायदा तो होता है, इसके साथ साथ ये राष्ट्रीय भाषा के सम्मान को बढ़ाता है और स्वदेशी व्यापार को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है, आत्मनिर्भरता की भावना को भी मजबूत करता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासनिक और जो कार्यालय होते हैं, जो ऑफिस के जो काम होते हैं, इसमें भी सहायक है। तो सरकारी तथा अर्ध सरकारी कार्यालय में, ऑफिस में जो डेली जो कार्य होते हैं, जो कार्य व्यवहार होता है, जो फाइल होते हैं, जो नोटिस वगैरह लगाए जाते हैं, ठीक है, जो पत्राचार होता है, तो इन या कोई अधिसूचना जारी की जाती है, ठीक है, तो इन सभी में व्यावसायिक हिंदी जो है इसको उपयोग में लाया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पांचवा पॉइंट है रोजगार और करियर के अवसर। तो व्यावसायिक हिंदी का ज्ञान जो है, अगर आपको व्यावसायिक हिंदी का ज्ञान है, तो पत्रकारिता में, जनसंपर्क में, विज्ञापन में, अनुवाद करने में, बैंकिंग में, बीमा, विपणन, कॉरपोरेट क्षेत्र, इन सभी जगह पे रोजगार के अवसर मिलेंगे। यानी हिंदी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, छठा पॉइंट है ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण।
तो हिंदी में जब संवाद किया जाता है यानी हिंदी में जब बातचीत होती है तो ग्राहकों की समस्याओं को, उनकी शिकायतों को आसानी से मतलब समझ लिया जाता है, ठीक है। उनकी आवश्यकता जो होता है उसको अच्छे तरीके से समझा जा सकता है और फिर उसके बाद ग्राहक की संतुष्टि के लिए, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, जिससे कि विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। अब मान लो आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, आप सोचो जरा सा कि आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदा है, ठीक है, मार्केट से कोई भी। अब वो प्रोडक्ट हो जाता है खराब, अब आपको मिली है उसमें 1 साल की वारंटी, तो आप क्या करोगे, आप उसके कस्टमर केयर को फ़ोन करोगे। तो जब आप कस्टमर केयर को फ़ोन लगाओगे, आप हिंदी बोलना जानते हो और सामने वाला केवल इंग्लिश में बात करता है, ठीक है, तो आप कैसे उससे बात कर पाओगे, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप हिंदी जानते हो और सामने वाला भी आपसे हिंदी में बात करता है तो वो आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से सुनेगा, समझेगा, ठीक है, आपकी आवश्यकता को जानेगा, फिर आपको तकनीक जो भी तकनीकी सहायता चाहिए होगी वो आपको दे देगा। तो इससे कहीं ना कहीं विश्वास बढ़ेगा, ग्राहक संतुष्टि बढ़ती है, ठीक है। तो यही चीज आपको यहाँ पे बताया गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वैश्वीकरण के युग में प्रासंगिकता। आज का जो दौर है वो वैश्वीकरण का दौर है, ठीक है। व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में आप देखोगे तो एक जुड़ाव है, ठीक है। आप आज घर बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए आप विदेशों में बनी हुई चीज़ों को आसानी से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट और दुनिया भर के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। तो आज की इस वैश्वीकरण के युग में देखें तो क्या इसकी प्रासंगिकता है, क्या इसका रेलिवेंस है या नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी अगर हम देखें तो हिंदी का प्रयोग जो है वो भारतीय बाजार से जुड़े जो विदेशी संगठन हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो रहा है, ठीक है। तो भारतीय बाजार से जुड़े जो विदेशी संगठन है, ध्यान से समझिए, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि इससे जो स्थानीय उपभोक्ता होता है, जो स्थानीय कस्टमर होता है, ठीक है, उसको प्रभावी तरीके से वहां तक उसकी पहुंच संभव हो पाती है। तो हिंदी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई चाइनीज़ कंपनी है, अब यहाँ पे आके चाइना से प्रोडक्ट लेके भारत में व्यापार कर रही है, तो क्या वो चाइनीज़ में बात करेगी? नहीं, उनको हिंदी बोलने वाले व्यक्ति चाहिए होंगे जो हिंदी बोले, हिंदी समझे और आगे जो कस्टमर है उसको भी हिंदी में बात करे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे समझाया गया है। फिर लास्ट में आप निष्कर्ष बताओगे कि व्यावसायिक हिंदी केवल भाषा नहीं है बल्कि व्यवसाय को सफल और प्रभावी बनाने के लिए एक अच्छा माध्यम है। आज के समय में देखें तो व्यापारिक सफलता, प्रशासनिक दक्षता और सामाजिक संपर्क के लिए जो व्यावसायिक हिंदी है वो बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 1। अगला क्वेश्चन है हमारा टिप्पण, ठीक है। टिप्पण का अर्थ आपको बताना है और उसकी जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है वो आपको विस्तार से लिखना है। यहीं पे एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि टिप्पण की परिभाषा आपको देनी है और जो एक अच्छा टिप्पण होता है उसकी क्या विशेषताएं होती है ये आपको लिख कर बतानी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कार्यालयीय कार्यप्रणाली में जो पत्र होते हैं, प्रकरण होते हैं, समस्या होती है, उसके निपटान के लिए टिप्पण जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई ऑफिस है, ऑफिस में जो वर्क होता है उसको ऑफिस वर्क कहा जाता है। तो ऑफिस वर्क में क्या होता है, कई बार पत्र पत्र आते हैं, मेल वगैरह आते हैं, ठीक है। कई टॉपिक पे, कई समस्याओं पे समाधान के लिए कई बार क्या होता है, मेल वगैरह यानी पत्र व्यवहार होता है। तो इन सभी चीज़ों को, सभी समस्याओं को निपटाने के लिए क्या होता है, टिप्पण का प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी पत्र या कोई विषय पर निर्णय लेने से पहले पूर्व संबंधित तथ्य, यानी मान लो कोई पत्र है उस पर कोई डिसीजन लेना है तो उससे पहले जो भी उससे रिलेटेड तथ्य होंगे, फैक्ट होंगे, जो नियम होंगे या जो विकल्प या जो सुझाव होंगे, ठीक है, उसको क्रमबद्ध रूप में सक्षम अधिकारी के सामने प्रस्तुत करना क्या कहलाता है, टिप्पणी कहलाता है, ठीक है। यानी पूरे क्रमबद्ध तरीके से वो सारी समस्या समझा देना है कि भाई ये पत्र इस समय आया, इस समस्या को लेकर आया, फिर ठीक है इसमें ये चीजें लिखी थी, वो सक्षम अधिकारी को सारी चीजें समझाना है। तो ये क्या कहलाता है, टिप्पण कहलाता है, ठीक है। हालांकि ये लिख कर समझाई जाती है सारी चीजें, तो ये टिप्पणी भी कहलाएगा। ये प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया का एक आधार होता है, महत्वपूर्ण आधार आप इसे मान लीजिए। तो अब थोड़ा सा इसके शाब्दिक अर्थ को समझते हैं। टिप्पणी या टिप्पण कहा जाता है इसको। तो ये संस्कृत शब्द है टिप, ठीक है। टिप धातु से ये बना है, जिसका मतलब होता है टीका करना या संकेत, ठीक है। टीका करने का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज पर मान लो कोई किताब है, आपने देखा होगा कई बार कोई किताब आती है तो उस पर कुछ विद्वान टीका करते हैं। टीका करने का मतलब है उस पर टिप्पणी करते हैं, ठीक है, बताते हैं कि उसमें क्या सही था, क्या गलत था, क्या कमी थी, क्या सुधार हो सकता था, इसको भी टिप्पणी या टीका कहा जाता है। तो कार्यालय यानी जो ऑफिस के संदर्भ में अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे टिप्पणी का जो मतलब है वो उस लिखित अभिव्यक्ति से होता है जिसके माध्यम से किसी विषय या किसी टॉपिक पर
विचार प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, जो भी डिसीजन लिया जाता है या जो भी सुझाव आते हैं उन सबको टिप्पणी कहा जाता है या टिप्पण कहा जाता है। ठीक है, मान लो ऑफिस में कोई डिसीजन लेना है, तो उस डिसीजन को लेने में विभिन्न जो व्यक्ति होंगे उनके विचार भी रखे जाएंगे। तो सारी चीज़ों को समझकर जो उसमें फाइनल जो चीज़ें लिखी जाती है वो सब टिप्पण में आ जाता है। फिर सरकारी जो निर्देशिका होती है उसके अनुसार अगर हम देखें तो टिप्पणी वो लिखित अभिव्यक्ति होती है, ठीक है, जो किसी विचाराधीन मामले के संबंध में निर्णय लेने में सहायता देने के उद्देश्य से लिखी जाती है। यानी कि कोई मामला है जिस पर डिसीजन लेना है, तो उस डिसीजन को लेकर, ठीक है, उस डिसीजन को लेकर उस पे सहायता देने के लिए लिखी जाती है टिप्पणी, ताकि वो आसानी से डिसीजन उस पे हो सके। इसमें किसी समस्या का विश्लेषण भी किया जाता है, उसके बैकग्राउंड को भी देखा जाता है, जो नियम होते हैं उन नियमों का भी उल्लेख होता है, जो अलग अलग विकल्प होते हैं वो भी रखे जाते हैं, और जो समाधान होता है वो भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। यानी सारी चीज़ों को मिलाकर एंड में जाके टिप्पण बनता है। अब ये जो टिप्पणी या टिप्पण जो होता है इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है? तो टिप्पणी हमेशा लिखित में होती है, याद रखना, हमेशा लिखित लिखित होगी, मौखिक कभी नहीं होगी। फिर ये किसी प्रकरण, प्रकरण का मतलब होता है टॉपिक, यानी किसी टॉपिक या किसी समस्या के निपटान के लिए तैयार की जाती है। ठीक है, इसमें पूर्व की कार्यवाही यानी पहले क्या कार्यवाही की गई है, क्या इसमें तथ्य रखे गए हैं, क्या कौन से नियमों का इस्तेमाल किया गया है, आदेश या संदर्भ जो है, सारी चीजों को शामिल किया जाता है। ठीक है, डिटेल में होती है टिप्पणी। फिर ये निर्णय को तार्किक और सुविचारित बनाने में भी सहायक होती है, क्योंकि अब कोई दूसरा, मान लो एक फाइल बन गई है किसी समस्या को लेकर, किसी अधिकारी ने वो फाइल बना दी, उसमें सारी टिप्पणी लिख दी। अब मान लो उसका ट्रांसफर हो जाता है, कल को कोई दूसरा अधिकारी आ जाता है और वापस से वो फाइल खुलती है या वो मामला आता है, तो वो उस फाइल को देख के सब समझ जाएगा कि हाँ भाई इस डेट में हुआ था, ये डिसीजन लिया गया था, ये फैक्ट इसमें रखे गए हैं, ये सबूत हैं, ये साक्ष्य हैं, ये नियम यूज किए गए थे, सब कुछ उसको तुरंत ही पता लग जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं टिप्पणी लिखने का उद्देश्य क्या होता है। तो टिप्पणी लिखने के मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है कि निर्णय तथ्यों और नियमों पे आधारित हो। ठीक है, यानी जो भी डिसीजन होना है वो किस चीज पे आधारित होगा, फैक्ट पे आधारित होगा, नियम पे आधारित होगा, और भविष्य में निर्णय का औचित्य का रिकॉर्ड उपलब्ध हो सके, क्योंकि ये रिकॉर्ड ये लिखित में होता है, तो भविष्य में भी एक, भविष्य के लिए एक रिकॉर्ड बन जाता है। कल को अगर कोई उस फाइल को खोलता है तो पूरा का पूरा उसके पास जो डेटा है वो उसमें उपलब्ध रहेगा। सभी संभावित विकल्पों पर विचार किया जाता है, यानी कि किसी समस्या को सुलझाने के लिए कौन कौन से विकल्प इस्तेमाल किए जा सकते हैं उस पर विचार किया जाता है। उच्च अधिकारियों को संक्षिप्त, स्पष्ट और व्यवस्थित जानकारी भी प्राप्त हो, इस चीज का भी ध्यान दिया जाता है। फिर तीसरा है पॉइंट, टिप्पणी कार्य की प्रक्रिया, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये भी पूछा हुआ था ना कि टिप्पणी की प्रक्रिया क्या होती है, उसकी प्रोसेस क्या होती है। तो देखिए इसमें कई सारे चरण होते हैं, एकदम से टिप्पणी नहीं लिखी जाती है। ठीक है, उसके कई सारे चरण होते हैं, तो सभी चरणों को हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहला क्या है, पत्र या प्रकरण की प्राप्ति, यानी जो टॉपिक है या विषय है या पत्र है पहले वो प्राप्त होगा आपको। ठीक है, जो कार्यालय में जो काम करता है उसको पहले वो प्राप्त होगा। यानी कार्यालय में जैसे ही कोई पत्र या कोई टॉपिक प्राप्त होता है उसे संबंधित शाखा, यानी जो उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट होता है उस डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई काम है तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेज दिया जाएगा। ठीक है, कोई दूसरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई पत्र है तो उसको दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा। तो सबसे पहले पत्र या प्रकरण की प्राप्ति होती है। फिर दूसरा पॉइंट होता है विषय का अध्ययन और समझ। फिर जो संबंधित कर्मचारी है, ठीक है, या जो अधिकारी है, वो उस टॉपिक को देखेगा, उसका गहन अध्ययन करेगा, ठीक है, वो समझेगा कि विषय क्या है, फिर समस्या जो है वो समस्या क्या है, और उस पर क्या डिसीजन लिया जा सकता है वो उस पर विचार करेगा। फिर तीसरा है पूर्व कार्यवाही का अवलोकन, यदि प्रकरण यानी ये जो टॉपिक है वो पूर्व में यानी पहले भी कभी आया है या कभी उस पर विचार हुआ है, तो उससे संबंधित और भी कोई पत्राचार है या कोई आदेश है, कोई डिसीजन है, तो उसका भी अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई पहले से डिसीजन हो रखा होगा तो उससे आसानी हो जाएगी दूसरा डिसीजन लेने में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है नियम और तथ्यों का संकलन। अब जब प्रकरण से रिलेटेड जो कोई भी, मतलब मान लो कोई टॉपिक है, कोई विषय है, कोई समस्या, उसको सुलझाने के लिए क्या नियम है, नियम, अधिनियम, शासन का आदेश, ठीक है, परिपत्र, इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर टिप्पणी लिखी जाएगी, जो कि तथ्यपरक यानी फैक्ट पे आधारित होगी। ठीक है, रूल्स को भी ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि नियमों का उल्लंघन हो जाए। ठीक है, नियमों को ध्यान में रखकर उसको लिखना होता है। अगला है पांचवा पॉइंट है विकल्पों का प्रस्तुतिकरण, यानी समस्या को सुलझाने के लिए, ठीक है, जो भी विकल्प अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं,
उन विकल्पों को देखा जाएगा, उनको लिखा जाता है और प्रत्येक विकल्प के गुण और दोष भी बताए जाते हैं कि भाई अगर इसको अपनाएंगे तो क्या फायदे होंगे और अगर इसको अपनाते हैं तो उससे क्या कोई नुकसान होगा, अगर नुकसान होगा तो क्या होगा, यानी गुण और दोष दोनों को उस पर लिखा जाता है। फिर अगला स्टेप होता है सुझाव और निष्कर्ष, यानी जो विचारित विकल्प होते हैं उसके आधार पर सबसे जो बेहतरीन समाधान का सुझाव दिया जाता है तो वो दिया जाएगा और आवश्यकता होने पर निर्णय का पूरा मसौदा, ठीक है, पूरा उसका प्रारूप जो है वो भी प्रस्तावित किया जाता है, पूरा प्रारूप बनाया जाता है। फिर सातवां जो आपका स्टेप है उसमें सक्षम अधिकारी को प्रस्तुतिकरण, यानी जब फाइल आपकी तैयार हो गई है, टिप्पणी वगैरह आपने लिख दी है, तो क्या किया जाएगा, जो उच्च अधिकारी होंगे उनको फाइल भेजी जाएगी, अधिकारी जो होगा उसको पढ़ेगा, देखेगा, उसमें संशोधन करना है तो संशोधन करेगा और फाइनल टिप्पणी जो है लिख देगा। अगला है निर्णय और अनुपालन। अंतिम निर्णय होने के बाद एक आदेश जारी हो जाएगा, यानी जब फाइनल डिसीजन हो जाएगा तो एक आदेश जारी कर दिया जाता है और संबंधित जो शाखा है उसके द्वारा उसका पालन सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, जब कोई आदेश जारी हो गया है, कोई ऑर्डर आ गया है, तो जो जो भी डिपार्टमेंट होगा वो उस चीज को, ऑर्डर को फॉलो करेगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा क्या होता है, टिप्पणी बनती है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रतिवेदन। प्रतिवेदन पे कई बार आपके पेपर में क्वेश्चन आ रखे हैं, तो प्रतिवेदन क्या होता है और जब ये लिखा जाता है तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, इस पे भी ध्यान देंगे। ठीक है, अब देखो प्रतिवेदन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है मैंने वो भी ले लिया है। ठीक है, यानी कि प्रतिवेदन टॉपिक को डिटेल में आपको बताऊंगा, कुछ भी पूछा जाएगा आप इस आंसर को देखने के बाद आराम से कर दोगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रतिवेदन। प्रतिवेदन को कई बार रिपोर्ट के रूप में देखा जाता है, हालांकि ये रिपोर्ट से थोड़ा अलग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए समझते हैं। प्रतिवेदन किसी कार्य, मान लो कोई काम है, कोई घटना है या कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या है, कोई योजना है, तो इसकी स्थिति से रिलेटेड जो भी तथ्य हैं, जो भी फैक्ट है, जो भी सूचना है, उसका जो विश्लेषण किया गया है, उसका जो निष्कर्ष निकाला गया है, उसमें जो तर्क संगत सुझाव दिए गए हैं, इन सब को पूरे क्रमबद्ध तरीके से लिखित रूप में जो बनाया जाता है यानी प्रस्तुत किया जाता है, तो इसको हम प्रतिवेदन कहते हैं। ये रिपोर्ट जैसा हो तो सकता है पर ये रिपोर्ट से थोड़ा बढ़कर है, क्योंकि रिपोर्ट में कुछ मेन चीजों पे ही फोकस किया जाता है, इसमें तो बहुत डिटेल में लिखा जाता है, तो ये प्रतिवेदन रिपोर्ट से थोड़ा सा अलग है। अब जिसे किसी अधिकारी, मान लो ये जो प्रतिवेदन है किसी घटना से रिलेटेड सारी सूचनाओं को इकट्ठा कर लिया गया, उसका विश्लेषण कर लिया गया, उसका निष्कर्ष निकाल लिया गया, ठीक है, उसको लिख दिया गया, विवरण दे दिया गया। फिर उसके बाद जिसे किसी अधिकारी या फिर कोई विभाग या कोई संस्था के जो समक्ष इसको निर्णय लेने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाता है कि भाई हमने ये प्रतिवेदन बनाया है और वहां पे दे दिया है संस्था को। अब संस्था क्या करेगी, उसको देखेगी, पढ़ेगी और उस पर डिसीजन लेगी। तो प्रतिवेदन जो होता है, प्रतिवेदन लिखते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए ये आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ना, प्रतिवेदन लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें, ये आपके कमेंट में भी आया हुआ है। जो आपका एक छोटा सा क्वेश्चन आता है ना लास्ट में, जो क्वेश्चन होता है जिसमें 4 टॉपिक पूछे होते हैं, शॉर्ट नोट्स टाइप का, उसमें भी ये क्वेश्चन सेम आया हुआ है, तो वहां पे भी अगर आ जाता है तो आप आराम से कर दोगे। तो चलिए देखते हैं कि जब प्रतिवेदन लिखने जाएंगे तो किन बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहला जो है वो देखेंगे कि उद्देश्य की स्पष्टता, यानी जब प्रतिवेदन लिखा जा रहा है तो किस विषय पे लिखा जा रहा है, किस समस्या पे लिखा जा रहा है, इस पे ध्यान देना है। और ये आरंभ में ही स्पष्ट हो जाएगा, यानी इसका उद्देश्य पहले से ही पता होना चाहिए कि किस चीज पर, किस विषय पर प्रतिवेदन लिखा जा रहा है। फिर सेकंड पॉइंट है तथ्यात्मकता, यानी केवल जो सत्य, प्रमाणिक और जो जांचे परखे जो तथ्य हैं, जो फैक्ट है, उसी को शामिल करना है, काल्पनिक बातें नहीं होनी चाहिए। और आधे अधूरे जो सबूत हैं, साक्ष्य हैं, उसको भी इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, जो सत्य है, जो प्रमाणिक है, जो जांचा परखा गया है फैक्ट, उसी को आप लिख सकते हो। तीसरा है स्पष्ट और सरल भाषा। अब जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए ताकि आसानी से समझ में आए, शुद्ध होनी चाहिए, व्याकरण की भी अशुद्धि उसमें नहीं होनी चाहिए, औपचारिक हो। ठीक है, क्योंकि संस्था वगैरह को दिया जाता है किसी, तो इसलिए औपचारिक लैंग्वेज होनी चाहिए, कोई घरेलू लैंग्वेज वहाँ पे नहीं यूज कर देनी। और अनावश्यक अलंकार नहीं यूज करना, क्योंकि ये कोई काव्य नहीं है, कोई कविता नहीं है जो इसमें अलंकारों का यूज होगा। इसमें सीधी सीधी सरल भाषा होगी, शुद्ध भाषा होगी, औपचारिक भाषा होगी। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है क्रमबद्ध प्रस्तुति, यानी कि जो पहले भूमिका होगी कि जिस चीज पे लिखा गया है उसकी भूमिका, यानी उसका इंट्रोडक्शन होगा। फिर विषय वस्तु यानी कंटेंट होगा। ठीक है, फिर उसका विश्लेषण होगा, फिर उसमें निष्कर्ष लिखा जाएगा, सुझाव अगर कोई है तो सुझाव लिखा जाएगा, पूरा क्रमबद्ध तरीके से यही स्टेप होने चाहिए। फिर संक्षिप्त, यानी विषय के अनुकूल संक्षेप में अपनी बात को लिखना है, अनावश्यक विवरण नहीं देना, यानी कि जो उस टॉपिक से रिलेटेड चीज ना हो उसको बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना।
फिर नेक्स्ट है निष्पक्षता, यानी व्यक्तिगत पक्षपात से मुक्त होकर, संतुलित होकर, न्यूट्रल होके डिसीजन लेना है और तब जाके इसको लिखना है। ठीक है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पे पक्षपात दिखे। अगला पॉइंट है आंकड़ों और प्रमाणों का उचित उपयोग। जो भी आंकड़े हैं, जो डेटा है, ठीक है, जहां पे भी आवश्यक आंकड़े मिलते हैं, तालिकाएं मिलती हैं, तो उसका उदाहरण सहित उसको लिखा जा सकता है। निष्कर्ष भी लिखा जाता है कि भाई जब ये पूरा विश्लेषण किया गया तो क्या निष्कर्ष निकला। ठीक है, यानी विश्लेषण के आधार पे क्या निष्कर्ष निकला वो वहाँ पे बताया जाता है। और अंत में अगर कोई सुझाव हो सकता है कि भाई ये सुझाव सही है तो सुझाव भी लिखे जाते हैं इसमें। और औपचारिक प्रारूप होता है, यानी इसका पूरा एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, जिसमें शीर्षक भी होती है, तिथि भी होती है, संदर्भ भी होते हैं, सिग्नेचर भी होते हैं। तो ये सारी जो औपचारिकताएं होती हैं, फॉर्मेलिटीज होती हैं, इसको भी इसमें पूरा किया जाता है। और इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, भाषाई शुद्धता होनी चाहिए, यानी वर्तनी, वर्तनी को इंग्लिश में स्पेलिंग बोलते हैं। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मात्राओं की गलती नहीं होनी चाहिए, और व्याकरण के हिसाब से भी सही होनी चाहिए। विराम चिन्हों का भी सही से इस्तेमाल करना है, उसमें कमियां ना हो, त्रुटियां ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और निष्कर्ष एंड में आप बता सकते हो कि एक अच्छा प्रतिवेदन वही होता है जो तथ्यपरक हो, यानी जो फैक्ट पे आधारित हो, जो स्पष्ट हो, क्रमबद्ध हो और निर्णय के लिए उपयोगी हो। तो इसको हम एक सही प्रतिवेदन के रूप में जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम जो था वो किसे कहा जाता है, और इसके प्रमुख बिंदु जो है इस पे आपको प्रकाश डालना है। तो सूचना का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये एक एक्ट है। ठीक है, एक अधिनियम लाया गया था, इसके तहत एक कानून बनाया गया जिसमें क्या था कि एक आम इंसान किसी सरकारी डिपार्टमेंट के बारे में, ठीक है, किसी विभाग के बारे में, किसी संस्था के बारे में सूचना मांग सकता है। तो चलिए इसको समझते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो एक ऐसा कानून है जिसके अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को सरकार और उससे रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट होते हैं, विभाग होते हैं, जो ऑफिस होते हैं, सरकारी कार्यालय होते हैं या सरकारी संस्थाएं होती हैं, तो उससे सूचना प्राप्त करने का एक वैधानिक अधिकार है। ठीक है, हमको एक वैध अधिकार है जो कि हमको हमारा संविधान देता है, हमको हमारा कानून देता है। ठीक है, ये अधिनियम प्रशासन में ये क्यों लाया गया, सबसे बड़ी बात तो ये है। सूचना का अधिकार आप जानते हो, सभी जानते हैं, लेकिन ये लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इसलिए लाया गया क्योंकि आपको पता है भ्रष्टाचार बहुत बड़े लेवल पे हो रहा था। ठीक है, जो जनता की जो टैक्स का पैसा होता था, जो सरकारें होती थी, डिपार्टमेंट या जो विभाग होते थे, वो कहीं ना कहीं उस पैसे में धांधली कर देते थे। ठीक है, तो ऐसे में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ और तब जाके ये आरटीआई जो आप एक्ट देखते हो ये एक्ट आया था। तो ये आप ऐसा कह दो कि ये पारदर्शिता, यानी प्रशासन में पारदर्शिता हो और उत्तरदायित्व तथा जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये लाया गया था। ठीक है, तो भारतीय संसद के द्वारा इसको दिसंबर 2002 में पारित किया गया था और 15 जून 2005 से ये पूरे देश में लागू कर दिया गया था। अब सूचना का अधिकार अधिनियम जो है इसके कुछ मेन जो पॉइंट है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले सूचना की परिभाषा, यानी सूचना से हमारा क्या अभिप्राय है, यानी किसी लोक प्राधिकरण, मान लो कोई डिपार्टमेंट है जो जनहित में काम करता है, या कोई डिसीजन है, या कोई अभिलेख या कोई दस्तावेज, ठीक है, कोई रिपोर्ट आदि जो आती है, इसके बारे में जनता को जानने का अधिकार होता है, उसका वैधानिक अधिकार है। ठीक है, तो इसलिए वो ये जो एक्ट है इसका इस्तेमाल कर सकता है। फिर लोक प्राधिकरण की परिभाषा, यानी इसके अंतर्गत केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या स्थानीय निकाय हो, ठीक है, ये वैधानिक या कोई वैधानिक सरकारी संस्था हो या गैर सरकारी संगठन जो एनजीओ होते हैं, ठीक है, ये भी इसमें आ जाते हैं जिन्हें सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त हो। यानी ऐसे एनजीओ जो सरकार के द्वारा भी अ, अगर किसी संस्था को वित्तीय सहायता मिल रही है मान लो, तो भी क्या होगा, वो भी इसके अंडर में आ जाएंगे। ठीक है, उनसे सूचना व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। फिर नागरिकों का अधिकार, यानी हर नागरिक को किसी भी लोक प्राधिकरण से सूचना मांगने का अधिकार है, चाहे वो सूचना लिखित अभिलेख से रिलेटेड हो, कोई दस्तावेज या कोई प्रमाणित प्रतिलिपि या निरीक्षण के रूप में हो, तो वो क्या कर सकता है, सूचना को प्राप्त कर सकता है, उसको अधिकार होता है। लोक प्राधिकरण का दायित्व, क्या जिम्मेदारी है इनकी, तो प्रत्येक लोक प्राधिकरण जो है, यानी सरकारी जो डिपार्टमेंट वगैरह होते हैं, इनका भी कर्तव्य होता है कि अपने जो अभिलेख होते हैं उसको सुव्यवस्थित तरीके से रखें। अगर कोई सूचना उनसे मांगी जाती है तो निर्धारित समय सीमा के अंदर अंदर क्या करें, सूचना उपलब्ध कराएं। ठीक है, सूचना देने की समय सीमा, तो सामान्यतः मामलों में देखा जाता है तो 30 दिनों के भीतर सूचना देनी होती है। जीवन या स्वतंत्रता से रिलेटेड कोई मामला है तो उसमें 48 आवर्स यानी 48 घंटे के अंदर सूचना देनी होती है।
अब शुल्क का प्रावधान यानी सूचना प्राप्त करने के लिए शुल्क लगता है, पैसा लगता है। अगर आप आरटीआई लगाओगे तो आपका पैसा लगेगा, लेकिन वो पैसा कितना है, बहुत ही कम, नाम मात्र का शुल्क लगता है, ठीक है, ताकि आम नागरिक आसानी से सूचना को प्राप्त कर सके। और अपील का अधिकार, यदि सूचना समय पे नहीं मिली, मान लो किसी व्यक्ति ने आरटीआई लगा दी किसी सरकारी डिपार्टमेंट पे या कोई संस्था पे, अब 30 दिन का टाइम है मान लो उसको सूचना प्राप्त करने का, लेकिन 30 दिन के अंदर भी उसको सूचना नहीं मिली या अस्वीकार कर दी गई, तो आवेदक जो है प्रथम और द्वितीय अपील भी कर सकता है, उसको अपील करने का भी अधिकार है। नेक्स्ट है सूचना पर प्रतिबंध। कुछ सूचनाएं, जैसे मान लो कुछ सूचना ऐसी होती है जो प्रतिबंधित है, जिसपे सरकार नहीं बताएगी, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा, मान लो डिफेंस का कोई मामला है, संप्रभुता या विदेशी संबंध से रिलेटेड कोई मामला है, ठीक है, तो ये ऐसे व्यापारिक कोई मामला है तो ये गोपनीय रखे जाते हैं, ठीक है, ये व्यक्तिगत निजता से रिलेटेड सूचनाएं नहीं है। अब मान लो सरकार डिफेंस के मामले में कोई एक्शन लेने वाली है, तो वो आम जनता को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ सीक्रेट मिशन भी होते हैं, ठीक है, तो वहां पे ये आरटीआई एक्ट नहीं चलेगा। फिर दंड का प्रावधान, मान लो गलत सूचना दे दी किसी डिपार्टमेंट ने या सूचना देने में देरी कर दी, जैसे मान लो 30 दिन है, 30 दिन में नहीं दे रहा है, तो सूचना देने से अनुचित रूप या सूचना देने से अनुचित रूप से इनकार करने पर भी जो अधिकारी होता है उस पर दंड यानी जुर्माना लगाया जाता है। एंड में आपको निष्कर्ष बताना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो होता है भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है, जो सरकारी डिपार्टमेंट और सरकारी जो संस्था होती है उसमें पारदर्शिता को बढ़ाता है, जो भ्रष्टाचार है, करप्शन है, उसको कंट्रोल करने में सहायक है, और जनता को, ठीक है, जागरूक बनाता है, और जनता को एक अधिकार देता है कि वह सरकारी डिपार्टमेंट्स वगैरह से अपनी जानकारी, ठीक है, जो भी चाहते हैं वो निकलवा सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है विज्ञप्ति का महत्व, ठीक है, अब विज्ञप्ति जो है मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, लेकिन एक चीज देखिए, ये शॉर्ट जो नोट्स होता है या टिप्पणी वाला क्वेश्चन होता है उसमें पूछा गया है, तो हो सकता है इस बार महत्व ना पूछकर विशेषता पूछ लें या और भी कुछ पूछा जा सकता है, तो समझते हैं इसको। तो सबसे पहले बात करते हैं विज्ञप्ति जो होता है उसका क्या महत्व होता है। तो किसी भी सरकारी या फिर कोई गैर सरकारी जो कार्यालय होता है या कोई संस्थान होता है, उसके लिए विज्ञप्ति जो होता है उसका विशेष महत्व होता है। ये एक तरह से प्रेस रिलीज की तरह होता है, मान लो विज्ञप्ति जारी करी जाती है, किसी डिपार्टमेंट के जरिए जारी की जाती है, तो विज्ञप्ति के माध्यम से सरकार या जो व्यावसायिक संस्थान होता है या गैर सरकारी जो संगठन होते हैं वो, या राजनीतिक दल या जनप्रतिनिधि से रिलेटेड अन्य संबंधित जो संस्थाएं हैं, वो जो जो भी उनकी नीतियां होती है, जो उनके कार्यक्रम होते हैं, जो उनके डिसीजन होते हैं, या जो उनसे रिलेटेड सूचना होती है, उसको सामान्य जनता तक पहुंचाने का एक तरीका होता है जिसको विज्ञप्ति कहा जाता है, ठीक है, लिखित रूप में इसको प्रोवाइड करा दिया जाता है। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा ऐसे डब्बे में ऐसे कुछ विज्ञप्ति लिखी होती है, ठीक है, तो ये लिखित संप्रेषण का एक प्रभावी और विश्वसनीय माध्यम आप इसको मान सकते हो, जब किसी संस्था के द्वारा किसी कार्यक्रम का कोई आयोजन कराना हो या उससे संबंधित कोई विशेष डिसीजन लेना हो, कोई महत्वपूर्ण फैक्ट तथ्य की जानकारी देनी हो, तो विज्ञप्ति के माध्यम से समाचार पत्र जो होते हैं उनको दे दी जाती है, ठीक है, तो समाचार पत्र जो होते हैं वो अपने न्यूज़पेपर उसको विज्ञप्ति को छाप देते हैं, ठीक है, तो सामान्यतः संवाददाता हर स्थान पर जाकर पूरी रिपोर्टिंग नहीं कर पाते हैं या समय अभाव होने के कारण भी कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में विज्ञप्ति जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि विज्ञप्ति के जरिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाती है, ठीक है। फिर व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए विज्ञप्ति जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके माध्यम से कोई ऑफिस या कोई व्यवसाय से रिलेटेड जो पॉलिसी है, नीति है, कोई योजना है, कोई नया प्लान है, कोई उपलब्धि है या अन्य कोई जानकारी है, उसका प्रचार प्रसार विज्ञप्ति के जरिए हो जाता है। फिर इसमें क्या होता है, दी गई सूचना में परिवर्तन करने का अधिकार समाचार पत्र या पत्रिका के संपादक को नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जिस संस्थान ने विज्ञप्ति दी है, ठीक है, उसमें सुधार करना है तो वही करेगा, संपादक उसको नहीं सुधारेगा। इसलिए विज्ञप्ति के साथ साथ ये स्पष्ट निर्देश दिया जाता है कि उसे किस तिथि को प्रकाशित किया जाए, ठीक है, कब प्रकाशित किया जाना है, ये सारी चीजें पहले ही बता दी जाती है। फिर एक आदर्श विज्ञप्ति यानी एक अच्छी विज्ञप्ति कैसी हो सकती है, उसमें क्या होगा, तो उसमें स्पष्ट और संक्षिप्त और सटीक संदेश होगा, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही होगी वो स्पष्ट होगी, संक्षिप्त यानी शॉर्ट में होगी और सटीक होगी। उसका शीर्षक जो होगा वो आकर्षक होना चाहिए, विषय वस्तु को स्पष्ट करने वाला होना चाहिए, ठीक है, विज्ञप्ति का मुख्य तथ्य जो है वो संक्षेप में लिखा जाना चाहिए, यानी मेन कंटेंट जो है उसका वो संक्षेप में लिखा हो, ताकि समाचार पत्र में उसे आसानी से प्रकाशित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रारूपण
की विशेषताएं। अब देखो ये प्रारूपण जो है ये भी आपके कमेंट में आया हुआ है, लेकिन एक बार ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया हुआ था, ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं प्रारूपण, इसका क्या अर्थ होता है इसको समझते हैं। प्रारूपण जो अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कहा जाता है ना शब्द, उसी का हिंदी रूप है। यानी इसका मतलब है किसी विषय या किसी निर्णय या किसी आदेश या कोई पत्र है, उसका जो प्रारंभिक लिखित रूप होता है, जो उसका खाका होता है, उसका जो ब्लूप्रिंट होता है, उसको कहा जाता है प्रारूप। ठीक है, प्रारूप कहा जाता है, प्रारूपण कहा जाता है, ड्राफ्ट कहा जाता है या ड्राफ्टिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो सरकारी या गैर सरकारी जो ऑफिस होते हैं उसमें कोई भी जब काम होता है, कार्य होता है, वो बिना लिखित प्रारूप के पूर्ण नहीं होता। ठीक है, जो भी काम होगा वो लिखित रूप में ही होता है ऑफिस में, हमेशा जो भी ऑफिशियल वर्क होता है, तो उसके लिए प्रारूप तैयार किया जाता है। तो प्रारूप जो होता है इसका स्वरूप प्रशासनिक कार्यवाही की पहली सीढ़ी होती है। यानी जब भी कोई प्रशासनिक कार्यवाही होनी है, कोई भी डिसीजन लेना है या कोई भी नई चीज आती है किसी ऑफिस में, तो उसका पूरा का पूरा एक प्रारूप बनाया जाता है। सबसे पहले प्रारूप ही बनता है। ठीक है, तो उसमें किसी समस्या या कोई प्रस्ताव है या कोई आवश्यकता है तो उसमें पहले टिप्पणी लिखी जाती है ऑफिस के द्वारा। ठीक है, फिर सक्षम अधिकारी जो होता है उससे स्वीकृति लेनी होती है, फिर आदेश पत्र या निविदा जो होती है वो जारी कर दिया जाता है, उसका प्रारूप बना दिया जाता है। और इस प्रकार कोई संस्था जो होती है या किसी व्यक्ति के द्वारा औपचारिक रूप से उसका जो प्रारंभिक पत्र व्यवहार है वो छाप दिया जाता है या ला दिया जाता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसको प्रारूप का व्यवहारिक स्वरूप बोल सकते हैं या प्रारूप बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसकी अगर परिभाषा पूछी जाए तो सरकारी या जो गैर सरकारी कार्यालय होते हैं उसमें जो भी काम होता है, ठीक है, जो भी कार्य का निष्पादन होता है वो पत्र व्यवहार के द्वारा होता है, लिखित रूप में होता है, और उसी लिखित रूप को तैयार करना प्रारूपण या फिर प्रारूप कहलाता है। इसके मुख्य तत्व क्या होते हैं, तो जब भी कोई प्रारूप लिखा जाएगा तो सबसे पहले उसमें शुद्धता होनी चाहिए, यानी अंक जो है बिल्कुल ठीक हो, तिथि यानी डेट जो बिल्कुल सही से लिखी जाए, जो संदर्भ यानी जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो सही तरीके से लिखा जाना है, तथ्य यानी कोई फैक्ट है, कोई सही जानकारी है तो वो भी पूरी तरीके से सही ही होनी चाहिए। ठीक है, गलत फैक्ट उसमें नहीं डाल देने हैं, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं डाल देनी है। और त्रुटि से कार्य में विलंब हो सकता है, फाइल की वापसी हो सकती है, मान लो कोई कमी है तो वो फाइल रिजेक्ट हो सकती है। तो शुद्धता पे ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा है स्पष्टता, यानी जो विषय है उसका, जो कथ्य है उसका, वो क्लियर स्पष्ट हो, कम शब्दों में हो, उसमें कोई भ्रम या कोई शंका की गुंजाइश ना हो। ठीक है, क्लियर लिखा होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है संक्षिप्तता, यानी जो उसमें अनावश्यक बातें नहीं लिखनी, विस्तार में कोई चीज़ नहीं लिखनी, संक्षेप में सारी बातें बतानी है और सटीक बातें बतानी है। ठीक है, फिर परिष्कृत भाषा, यानी भाषा जो है सरल होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, विनम्र और पूर्वाग्रह रहित हो, और उसमें वर्तनी का ध्यान देना है, यानी कि वर्तनी यानी कोई स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो। ठीक है, और जो सरकारी पत्र व्यवहार की जो स्वीकृत शैली है, यानी जो प्रारूप चलता आ रहा है, ठीक है, उसी का पालन करना है, कोई नई चीज उसमें नए एक्सपेरिमेंट वहां पे नहीं करने होते हैं, जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट के हिसाब से उसको लिखा जाता है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कोई प्रारूप जो है, ड्राफ्ट जो है, उसके गुण बताइए। ठीक है, उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए ये बताइए। तो देखिए आदेश की भाषा जो है उसमें, आदेश की भाषा देखें तो वो स्पष्ट होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। ठीक है, इसमें विधि और वित्तीय मामलों में आदेश की भाषा ज्यों की त्यों प्रयोग की जाती है। कोई कानूनी मामला है, कोई वित्तीय मामला है तो सेम लैंग्वेज ही यूज की जाती है, अलग अलग उसको नहीं लिखा जाता। ठीक है, फिर तिथि सीमा निर्धारण, यानी अन्य विभाग या कार्यालय से कोई सूचना प्राप्त करने के लिए अगर कोई ड्राफ्ट तैयार किया गया है तो उसमें समय सीमा, ठीक है, स्पष्ट रूप से निर्धारित होना चाहिए। या मान लो कोई सरकारी आदेश है, ठीक है, तो उसका प्रमाणीकरण महत्वपूर्ण है, यानी राष्ट्रपति या सरकार के नाम से जारी आदेश में विधि सम्मत प्रमाणीकरण आवश्यक होता है। ठीक है, फिर क्रमबद्धता, यानी जो भी संदर्भ हैं, जो टिप्पणी है वो क्रम से हो, सही तरीके से लिखी हो, स्पष्ट और सुचारू हो। एंड में आपको निष्कर्ष बता देना कि कोई भी प्रारूप जब बनाया जाता है, लिखा जाता है, तो उसकी भाषा पे ध्यान दिया जाता है, भाषा शुद्ध होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, संक्षिप्त में लिखा होना चाहिए, अनावश्यक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसका जो फॉर्मेट है सही फॉर्मेट में ही लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको बतानी थी इसमें। अगला क्वेश्चन है कार्यालयी पत्र किसे कहा जाता है और इसके रूप विधान, यानी इसका रूप विधान का मतलब है इसका फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, तो देखो कार्यालयी पत्र यानी जो ऑफिस में जो भी पत्र लिखे जाते हैं या ऑफिशियल जो पत्र होते हैं, जो ऑफिस के काम को, ठीक है, डेली जो काम होते हैं उसको दिखाने के लिए, उसका सही से संचालन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को समझते हैं, यानी सरकारी कार्यालय जो सरकारी ऑफिस होते हैं
उसमें जो प्रशासनिक या शासकीय जो काम होते हैं उसको सही तरीके से सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, कार्यालयी पत्र यानी ऑफिशियल, ठीक है, लेटर कहा जाता है इसको। इनका प्रयोग जो होता है आदेश, कोई मान लो कोई आदेश है, कोई सूचना है, कोई निर्देश है या कोई स्पष्टीकरण है, तो इसको देना, ठीक है, इसका मुख्य काम होता है। कार्यालयी पत्र औपचारिक होते हैं और एक निश्चित प्रक्रिया और भाषा शैली का पालन करते हैं। नेक्स्ट है कार्यालयी जो पत्र होते हैं इसका रूप विधान, यानी इसका जो फॉर्मेट है, इसका स्ट्रक्चर है, इसको देखते हैं। तो कार्यालयी पत्र का रूप विधान सुनिश्चित और अनुशासित होता है। इसके प्रमुख अंग जो है वो निम्नलिखित हैं। क्या क्या, अब देखो कोई भी जो कार्यालयी जो पत्र लिखा जाता है उसका एक फॉर्मेट होता है और उस फॉर्मेट के आधार पे ही उसको लिखा जाता है, ठीक है। तो जैसे कि शीर्षक यानी प्रेषक जो है उसका नाम और पता, ठीक है। पत्र के ऊपर आप देखोगे तो कार्यालय का नाम लिखा होगा, विभाग का नाम पता लिखा होगा, टेलीफोन ईमेल वगैरह जो भी उसकी डिटेल है वो लिखी होती है। फिर पत्र संख्या यानी फाइल रेफरेंस नंबर भी लिखा होता है और डेट भी लिखी होती है उस पर। प्रेषित यानी किसको प्रेषित किया जा रहा है, जैसे सेवा में, आप स्कूल में लिखते हो ना एप्लीकेशन, तो सेवा में प्रधानाचार्य जी, इस तरीके से। तो कोई डिपार्टमेंट को लिखा जाएगा तो सेवा में वो जो भी डिपार्टमेंट है उसका नाम लिखा होगा वहाँ पे। विषय लिखा होगा कि ये जो पत्र है, कार्यालयी जो पत्र है वो किस विषय को लेकर है, ठीक है, वो क्लियर उसमें लिखा होगा, उसको अंडरलाइन करा जाता है। और संबोधन, औपचारिक संबोधन, ठीक है, महोदय महोदया इस तरीके के शब्द यूज किए जाते हैं वहाँ पे। और मूल पत्र का विषय देखें तो उसमें जो संबंधित तथ्य है वो स्पष्ट रूप से लिखा होगा, संक्षिप्त रूप से लिखा जाता है। भाषा जो है शुद्ध होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और औपचारिक और तथ्यपरक भाषा होनी चाहिए, ठीक है। उसमें व्यक्तिगत भावना, कल्पना या कोई अलंकारिक भाषा का प्रयोग भूल के भी नहीं करना, क्योंकि ये कोई काव्य या कोई कविता नहीं लिखी जा रही, कोई कहानी नहीं लिखी जा रही, ठीक है। फिर समापन, एंड में क्या होगा, अपेक्षित कार्यवाही, निर्देश या निष्कर्ष जो भी होता है ये लिखा जाना चाहिए। लास्ट में आपको भवदी लिखकर अपना नाम वगैरह लिख दिया जाता है और उसमें सिग्नेचर कर दिए जाते हैं एंड में। नाम और पदनाम यानी पोस्ट वगैरह लिख दी जाती है, ठीक है। प्रतिलिपि, यदि उसकी प्रतिलिपि कहीं और किसी और डिपार्टमेंट को शेयर की जाती है तो वो भी लिख दिया जाता है कि किस किस डिपार्टमेंट को, किस किस अधिकारी को वो शेयर किया जा रहा है, वो अलग से लिख दिया जाता है, ठीक है। अगर उसकी आवश्यकता है तो, अगर आवश्यकता नहीं है तो वहाँ पे नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पे अपना ये वीडियो खत्म हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट आपको एग्जाम के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूजर नेम है, इस नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हो। बाकी मेरा नाम सतेंद्र प्रताप है। और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।